आज हम उन लोगों के लिए सेशन कर रहे हैं जिनको हर महीने की कमाई चाहिए, हर महीने इनकम चाहिए सरकारी गारंटी के साथ, जिसमें रिस्क नाम का कोई कहीं चीज नहीं हो। कोई सरकार का ऐसा स्कीम बताओ, सरकार का ऐसा कोई फंड बताओ, वहां पैसा डालें और हर महीने हमको कमाई होता रहे भैया, बिल्कुल सेफ तरीके से। स्टॉक मार्केट का उथल पुथल हमको नहीं चाहिए कि यहाँ ये फट गया, वहां वो फट गया, ट्रम्प ने ये बोल दिया, इससे हमारा पैसे पर रिस्क आ जाए। ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। हर महीने जो बोला गया है 9,250 रुपए, तो हर महीने 9,250 रुपए मुझे चाहिए मंथली। ये कैसे होगा? तो आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम के बारे में। पोस्ट ऑफिस है तो आप समझ रहे हो, सरकारी स्कीम है, सरकार का भैया पोस्ट ऑफिस है। MIS बोलते हैं इसको, MIS, पोस्ट ऑफिस MIS। यहां पर 8.8% गवर्नमेंट की गारंटी के साथ आपको रिटर्न मिल सकता है। सकता क्यों लगा रहा हूं मैं? अभी एक जुगाड़ बताऊंगा मैं। वो जुगाड़ लगा करके, जुगाड़ का मतलब उसमें प्राइवेट चीज घुसार देंगे ऐसे नहीं है, पूरा सरकारी है। सरकारी है, सरकारी का मतलब क्या होता है? सेफ्टी। सरकारी का मतलब क्या है भैया? कोई धांधलेबाजी नहीं होगा, निश्चिंत आराम से पैसा है। सरकारी का ये मतलब होता है गारंटी। ये कैसे होगा तो आज हम बात करेंगे। अच्छा एक चीज सोचिए, मैं 8.8% बोल रहा हूं, FD भी आज के समय में 6-6.5% देता है। सरकार के अगर PPF में आप जाते हो तो 7% के आसपास मिलता है। मतलब अच्छी से अच्छी सरकारी स्कीम, अच्छी से अच्छी FD भी आज के समय में 8.8% सालाना रिटर्न नहीं दे रही है। और मैं 8.8% बोल रहा हूं सरकारी गारंटी के साथ। ये कुछ अजीब है ना? कहीं नहीं मिल रहा, वो यहां मिल रहा है, और वो भी सरकारी गारंटी के साथ। तो आज हम बात करेंगे ये कैसे मुमकिन है भैया, जरा डिटेल में बताइए। तो क्या क्या हम बात करने वाले हैं, होता क्या है पोस्ट ऑफिस MIS। 14% रिटर्न मिल सकता है क्या? अभी तो बोला 8.8, नहीं इसमें 14 भी कुछ लोग बोलते हैं। वो 14 कैसे हो सकता है, लोग कैसे बोलते हैं 14? तो आज हम 14 का भी फंडा सीखेंगे। कितना रिटर्न मिलता है, पैसा कितना सेफ रहेगा, रिटर्न कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, पोस्ट ऑफिस RD बैंक RD से कहते कैसे बेहतर है। ये RD वाला टॉपिक कहां से गुजर दिए, क्योंकि RD का भी इसमें जिक्र करेंगे। तो इसलिए किन लोगों के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, पर मंथ कितना रुपए मैक्सिमम कमाया जा सकता है इस स्कीम से, टैक्स कितना लगेगा ये बता दो, और लास्ट में इन्वेस्ट करें कैसे। ठीक, MIS है क्या? देखो, MIS का मतलब मंथली इनकम स्कीम, पोस्ट ऑफिस का एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है, मतलब सरकारी स्कीम है। ये कम से कम 5 साल के लिए होता है, सिंगल इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब एक ही बार आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, चाहे आपके पास, अच्छा ये इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपए से शुरू हो जाता है। अगर आपके पास 1,000 रुपए भी हैं, एक ही बार 1,000 रुपए डालो और भूल जाओ। 1,000 रुपए से जो महीने का बनेगा सो बनेगा। अब 1,000 रुपए से तो महीने का कम ही बनेगा, लेकिन जो भी बने, तो मिनिमम 1,000 रुपए से शुरू हो सकता है। 1,000 के ऊपर आप 2,000, 5,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, अपर लिमिट भी है, अभी बताता हूं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मंथली वाला नहीं है, एक बार डाल के छोड़ दो और उससे हर महीना कमाते रहो। लेकिन ये 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा, जो भी आप पैसा वन टाइम में डालोगे। 5 साल से पहले नहीं निकाल सकते, अगर निकालते तो थोड़ी पेनल्टी है उस पर, आऊंगा कितनी पेनल्टी है। डिपॉजिट सिर्फ एक बार में होगा, लमसम। इंटरेस्ट रेट होगा 7.4% पर एनम। अभी तो आपने शुरुआत में बोला कि 8.8%, अभी 7.4 बोल रहे हो। 8.8 ही करेंगे हम, टेंशन ना लो आप। अभी 7.4% बोल इसलिए रहा हूं कि जो MIS है सरकार का पोस्ट ऑफिस का स्कीम, इस पे 7.4% मिलता है। इसमें हम कोई और एक जुगाड़ लगाएंगे, वो भी सरकारी जुगाड़ होगा। एक जुगाड़ ऐड करेंगे जिसकी वजह से ये 8.8% बन जाएगा। फिलहाल मैं 7.4 के हिसाब से समझाता हूं आपको। तो MIS पर सरकार देती है 7.4% पर एनम। अच्छा एक चीज समझो, ये 7.4 भी दुनिया के किसी भी FD से ज्यादा है। हाँ, NBFC इसको अगर छोड़ दो तो कोई भी बैंक आज के समय में 7.4% FD पर नहीं दे रहा। सरकारी स्कीम भी 7.4% नहीं दे रहा। यहां आपको 7.4 मिल रहा है, ये भी सरकारी स्कीम ही है वैसे तो, समझ लो। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है। हम आएंगे 8.8 तक। पे आउट हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में अपने आप आ जाएगा, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं, भैया पैसा नहीं आया इस महीने जरा भेज दो, ऐसा नहीं, अपने आप आएगा। प्रिंसिपल जो आपने जमा किया है वो 5 साल बाद पूरा का पूरा वापस हो जाएगा। अगर मान लो किसी ने 10,000 रुपये महीना, 1 लाख रुपए महीना, 2 महीना कह रहा हूं, 10,000 रुपए, 1,000 रुपए या 1 लाख रुपए, जितना भी अमाउंट आपने एक बार डाल दिया है, उसका इंटरेस्ट तो हर महीने आएगा, लेकिन वो जो पैसा है वो 5 साल बाद पूरा वापस आ जाता है। गारंटी क्या है? गारंटी सरकार की है भैया, और सरकार की गारंटी का मतलब पैसा 100% सेफ।
ठीक। अब एलिजिबिलिटी क्या है, कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप कोई भी भारतीय नागरिक, भारत के रहने वाला अगर हो तो भैया कर सकते हो। सिंगल अकाउंट खुलवा सकते हो, जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हो। दो टाइप के अकाउंट होते हैं, तो सिंगल खुलवा लो अपने नाम पर, या जॉइंट अकाउंट होता है भाई के नाम पे, दो भाई के नाम पे, बाल बच्चे मम्मी पापा के नाम पे, या हस्बैंड वाइफ के नाम पे जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हो। पेरेंट्स अपने माइनर बच्चे के नाम पे भी खोल सकते हैं, छोटे बच्चे हैं उनके नाम पे भी ये खुलवा सकते हैं माँ बाप। अच्छा, 10 साल से ऊपर का अगर बच्चा है और वो साइन अगर कर सकता है तो वो खुद भी अपने नाम पर खुलवा सकता है। ठीक। कितना पैसा डाल सकते हैं? जैसा मैंने बताया कि 1,000 रुपया मिनिमम, 1,000 रुपये मिनिमम तो सबके पास होते ही हैं, 1,000 रुपये मिनिमम से ये स्टार्ट हो जाता है। और मैक्सिमम अगर सिंगल अकाउंट है तो 9 लाख रुपए से ऊपर आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। जॉइंट अकाउंट है तो 15 लाख से ऊपर डिपॉजिट नहीं कर सकते। आप कहोगे ऊपर की कैपिंग क्यों लगी हुई है, 9 लाख से ऊपर क्यों नहीं कर सकते, 15 लाख से ऊपर क्यों नहीं कर सकते? वो इसलिए सर कि 7.4% भी अगर हम इंटरेस्ट पकड़ लेना तो ये इंटरेस्ट भी कहीं नहीं मिलता है, फिक्स्ड सरकारी गारंटी के साथ। तो इससे होगा क्या भैया, अंबानी जैसे लोग जो है 1,000 करोड़ 500 करोड़ इसी स्कीम में ना डाल दें, फिर सरकार का लुटिया डूब जाएगा सबको 7.4% देते देते। इसीलिए कैपिंग लगाई गई है। ये आम लोगों के लिए है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए है, अमीरों के लिए, रईसों के लिए ये स्कीम नहीं है, क्योंकि वो सारा पैसा अपना जड़ देंगे इसी में 7.4 उठाने के लिए। ठीक है, तो 9 लाख सिंगल अकाउंट पे, ज्वाइंट अकाउंट पे 15 लाख। मंथली इनकम कितनी मिलेगी अब जरा ये समझ लो। अगर हम 7.4% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं तो 8.8 पर अभी आएंगे। अगर 1 लाख रुपए एक बार डिपॉजिट करके छोड़ दिया तो हर महीने आपको 617 रुपए आते रहेंगे 5 साल तक, अगर आपने 5 साल का टेनर लिया है तो। 3 लाख रुपए अगर आपने एक बार डिपॉजिट करके छोड़ दिया तो हर महीने 1850 रुपए आते रहेंगे। अच्छा, 5 साल तक कहने का मतलब अगर 3 लाख डाल के छोड़ दिया है तो हर महीने 1850 5 साल तक आते रहेंगे, और उसके साथ ये 3 लाख पूरा का पूरा भी 5 साल बाद वापस हो जाएगा। ये 3 लाख तो पूरा वापस होगा ही, उसके साथ ही 5 साल तक हर महीने 1850 भी आता रहेगा। समझ पा रहा, समझा पा रहा हूं? बीच में भी निकाल सकते हैं इसको। हाँ, उस पे आऊंगा, बीच में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। फिलहाल ये समझो कि ये महीना हर महीने आता रहेगा। 5 लाख रुपए अगर डाला तो 3,083 रुपए हर महीने आता रहेगा। 7.5 लाख डाला तो 4,625 रुपए आता रहेगा, और 9 लाख अगर डाला तो 5,550 रुपए हर महीने आता रहेगा। ठीक है। अगर 15 लाख रुपए आपने डाले हैं तो 15 लाख के लिए लेकिन ज्वाइंट अकाउंट चाहिए, सिंगल अकाउंट पे नहीं होगा। अगर आपने 15 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं तो 7.4% के हिसाब से 1,11,000 रुपए एनुअल इंटरेस्ट होता है साल का, 7.4 के हिसाब से। उसको अगर मंथली में आप डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 12, तो होता है 9,250 रुपए पर मंथ। तो 9,250 रुपए अगर किसी को पर मंथ कमाना है सरकारी गारंटी के साथ, तो भैया 15 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम में आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। 9,250 रुपए हर महीने कमाते रहो। ठीक। उसके बाद अब आओ जुगाड़ पर। अब हमको 8.8% जो मैंने बोला वो कैसे होगा? सर देखो, MIS आपको हर महीने एक फिक्स इंटरेस्ट दे रहा है। आप इसको ऐसे समझो, चलो ऐसे ही समझाता हूं, लिखने की क्या जरूरत है। MIS से आपको हर महीने एक फिक्स इंटरेस्ट आ रहा है। उस मंथली इंटरेस्ट को आप अपने घर ले जाने के बजाय, अपने घर के काम में यूज करने के बजाय, उस फिक्स इंटरेस्ट को पोस्ट ऑफिस में ही एक RD खुलवाओ, रिकरिंग डिपॉजिट। उसमें आप हर महीने डालते चले जाओ। इधर से मंथली स्कीम उठाया और इधर पोस्ट ऑफिस की RD में डाल दिया, इधर से उठाया और इधर से पोस्ट ऑफिस की RD में डाल दिया। हर महीने ऐसे करते रहो। आपको इससे क्या फायदा? इससे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। सर 6.7% पर एनम RD का इंटरेस्ट आपको मिलता है अलग से। मतलब 7.4 आपको MIS देगा कमा के, और जो पैसा आपने RD दिया, RD में डाला, RD से आपको सालाना 6.7% अलग से मिलता है। मतलब दोनों जगह से कमाई हो गई। और ये क्वार्टरली कंपाउंड भी होता है। ये पैसा हर 4 महीने पे ये आपका जो ब्याज कमाया हुआ होता है, ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट होने लग जाता है, तो इंटरेस्ट और बड़ा हो जाता है। ठीक है, आप एग्जांपल से समझा देता हूं। अगर 5 लाख रुपए MIS में डाला आपने तो मंथली पे आउट तकरीबन आता है 3,083 रुपए। 5 साल में टोटल MIS से जो आप इंटरेस्ट कमाओगे 1,85,000 कमाओगे, और यही इतना पैसा हर महीने आपने MIS से कमा के RD में डालते रहे तो 60 महीने का टोटल डिपॉजिट अगर आप देखोगे तो 1.85 लाख हुआ। कहने का मतलब
इधर से आपने एमआईएस से कमाया, हर महीने एमआईएस से आपको मिल रहा है, और वो हर महीने आप आरडी में डालते चले गए, तो 5 साल बाद जब आप आरडी से को तोड़ करके पैसा निकालोगे तो आप ये देखोगे एक्स्ट्रा 34,000 रुपए आपके हाथ में आए हैं। अगर आप इधर से निकाल हर महीना आ रहा है, उसको घर में यूज करते रहते, उसको घर में यूज ना करके वो पैसा आरडी में डालते रहते, तो 5 साल बाद 5 लाख रुपए पर आपने 34,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा लिए। ये फायदे की बात। हाँ, उसमें एक नुकसान ये है कि हर महीने आपके हाथ में जो पैसा आप आ रहा है उसको अपने घर के काम में यूज नहीं कर पाओगे। तो ये पहले सोच के चलना कि आपके महीने का जुगाड़ खाना पीने का कहीं और से है, इसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं। ठीक, अगर ये कॉम्बो हम मिलाते हैं आरडी और एमआईएस दोनों का, अकेले एमआईएस से 1.85 लाख मतलब मोटा मोटी 2.25 लाख रुपए आपने इंटरेस्ट कमाया, लेकिन एमआईएस और आरडी अगर दोनों मिला दिया तो 2.2 लाख रुपए हो जाता है, यानी कि 34,000 रुपए एक्स्ट्रा आपके हाथ में आए, और प्रिंसिपल 5 लाख रुपए जो एमआईएस में डाला था वो तो वापस आ ही जाएगा आपका। अब इफेक्टिव रिटर्न अगर आप देखो तो एमआईएस से जो रिटर्न था 7.4% था, आरडी कंपाउंडिंग की वजह से 1.4% आपके हाथ में एक्स्ट्रा आया है। तो टोटल इफेक्टिव रिटर्न अगर देखा जाए तो दोनों को जोड़ो तो 8.8% पर एनम आपको पड़ गया भैया। तो 8.8% इसलिए मैं कह रहा था टोटल सरकारी जुगाड़। पोस्ट ऑफिस में आरडी कर रहे हैं वो भी सरकारी गारंटी के साथ आता है। अच्छा, आरडी हम बैंकों में भी कर सकते हैं, लेकिन बैंक में और पोस्ट ऑफिस में करने का फर्क ये होता है कि जब आप बैंक में आरडी करते हो, भगवान ना करे आपके बैंक का भैया लुटिया डूब गया तो आपका पैसा भी गया है। बैंक के डूबने के चांसेस हालांकि कम होते हैं, 5 लाख तक का आपका डीआईसीजी इंश्योरेंस होता है, लेकिन 5 लाख तक ही, उसके ऊपर के पैसे का कोई माय बाप नहीं है। यहां अगर आप पोस्ट ऑफिस में करते हो तो पोस्ट ऑफिस में आप जितना भी पैसा करो, जितना भी, वो पूरा का पूरा सरकार की गारंटी के साथ आता है। ठीक, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट रोलिंग। आपने एक जगह से ब्याज कमाया और उस ब्याज को दूसरी जगह डाल दिया और ब्याज कमाने के लिए, इसको इन्वेस्टमेंट रोलिंग बोलते हैं। एक जगह से ब्याज कमाओ, उसी ब्याज को दूसरी जगह डालकर ब्याज पर और ब्याज कमाओ। अच्छा, 14% वाली बात आप सुन लो। कुछ लोग इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, वो कहते हैं कि भैया एमआईएस से 7.4% कमाया, आरडी से 6.7% कमाया, इसका मतलब टोटल दोनों को जोड़ करके 14% कमाई हो गई। सर मैथ ऐसे नहीं चलता। वो कुछ लोगों का गणित ये कह सकता है, लेकिन मैथ का मतलब ही गणित होता है, मतलब गणित का गणित ऐसे नहीं चलता। गणित में कैलकुलेशन ऐसे चलता है जो हमने बताया। तो 14% रिटर्न नहीं होता, 8.8% होता है दोनों को जोड़ करके। ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ 15 लाख, अगर हम 15 लाख डिपॉजिट करते हैं तो महीने का हमारा कितना आएगा जरा ये बताओ। ये बताने से पहले मैंने यहां पे देखो एक लाइन लिखी है, मस्ट प्रोटेक्ट योर इन्वेस्टमेंट फर्स्ट। हमारी एक मानसिकता होती है, पैसा वहां पे डालो जहां रिटर्न आए, ब्याज पे ब्याज बने, हर महीना आता रहे कमाई। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि सर जिस पर्पस के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम अपने भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम अपने बाल बच्चों के लिए, बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कल को सोच के देखिए, ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आप ही के भरोसे तो चल रहा है। भगवान ना करे कल को आप ही ना रहे, भगवान ना करे कल को आपको कोई बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़े। तो रियल केस स्टडीज है सर, गूगल पे सर्च कर लेना। लोगों को अपना जमीन, घर, इन्वेस्टमेंट सब तोड़ ताड़ करके हॉस्पिटल को पैसा देना पड़ता है। और भगवान ना करे कि जो आदमी ये सब इन्वेस्टमेंट कर रहा है वही ना रहे, तो परिवार का खर्चा कैसे चलेगा सर? बीवी बच्चों की कमाई, खाना पीना कैसे चलेगा? स्कूलिंग कैसे चलेगा? घर का किराया, ईएमआई जो भी, वो सब कैसे चलेगा? दवाई दारू वो सब कैसे चलेगा? सोचा है कभी? इसीलिए रोल आता है इंश्योरेंस का। इसीलिए मैं कई वीडियो में बात करता हूं इन्वेस्टमेंट की। जब बात करता हूं मैं बीच में घुसड़ता जरूर हूं कि भैया किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करो। प्रोटेक्ट करने का मतलब किसी भी आपदा में उस इन्वेस्टमेंट को तोड़ करके आपको वो पैसा निकाल करके हॉस्पिटल को ना देना पड़े, या वो पैसा निकाल करके अपने किराएदार को ना देना पड़े, बच्चों की ईएमआई, स्कूल फीस वो सब ना करना पड़े। तो इन्वेस्टमेंट को पहले प्रोटेक्ट कर लो ताकि इन्वेस्टमेंट को तोड़ने की जरूरत ना पड़े। अब जैसे टर्म इंश्योरेंस अगर आप ले लेते हैं अपना, तो आपको मात्र 600-700 रुपए महीना दे करके 1 करोड़ से ज्यादा का टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। मतलब अगर मान लो भगवान ना करे कह रहा हूं, अगर आप नहीं भी रहे तो परिवार को 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, और उस 1 करोड़ के लिए सिर्फ 600-700 रुपए महीना आपको देना होता है। इसी तरीके से कल को हॉस्पिटलाइज भगवान ना करे होना पड़े, उसमें भी बड़ा खर्चा जो आए, सिर्फ 400-500 रुपए महीना दे करके उसमें भी लाखों रुपए का इंश्योरेंस कवर आपको मिल जाता है। कल को हॉस्पिटल का सारा खर्चा वो इंश्योरेंस वाली कंपनी पे करेगी, आपको पे करने की जरूरत नहीं है। आपका ये परिवार के लिए किया हुआ इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ रहेगा, इसको टच करने की जरूरत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आपको वहां पर
क्लेम मिलने में सपोर्ट करने वाले लोग भी होते हैं। आपको अगर कुछ भी ना समझ में आए, जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पिंड कमेंट में, वो कस्टमाइज लिंक है। उस लिंक पर क्लिक करके आप सारी कंपनियों का इंश्योरेंस एक लाइन से कंपेयर करो भैया। मेरी बात पे बिल्कुल मत जाओ, जिस कंपनी में आपको श्रद्धा हो उस कंपनी का आप ले लो। आप जब मोबाइल नंबर आप डालोगे तो वहां पर आपके पास कॉल आएगा, और उस कॉल जो बंदा आपको करेगा ना, उसको घर पे बुलाओ, तसल्ली से उसको बोलो कि मुझे 5 बेस्ट प्लान बताओ। 5 बेस्ट प्लान, एक बेस्ट प्लान मत सुनना। एक बेस्ट प्लान अगर वो दे रहा है तो समझ जाओ वो कमीशन खाने के चक्कर में है। उसको बोलो कि मुझे 5 बेस्ट प्लान बताओ अलग अलग कंपनियों के, उसमें से एक चूज करो, लेकिन चूज जरूर करो सर। आज के समय में हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है किसी भी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस और अपना टर्म इंश्योरेंस ले रखा है। अब उसके बाद की हम बात कर रहे हैं, अगर अब इन केस ऑफ अगर आप 15 लाख रुपए डिपॉजिट करते हो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा करके, तो मंथली पे आउट बनता है 9,250 रुपए के आसपास। सालाना इनकम टोटल अगर आप जोड़ो तो 1,11,000 बनता है। 5 साल में टोटल इंटरेस्ट जो आप कमाओगे इंटू 5 कर करके 5,55,000 रुपए कमाओगे। 5 साल बाद आपका प्रिंसिपल जो वापस आएगा वो पूरा का पूरा 15 लाख रुपए वापस आ जाएगा। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो 5 साल बाद आपके हाथ में जो पैसा आया वो 20,55,000 रुपए के आसपास आया, ठीक है। अब इसमें अगर हम आरडी वाला कॉम्बो घुसेड़ेंगे दोनों को एक साथ, एमआईएस प्लस आरडी का कॉम्बो, तो इस केस में देखो आप क्या करोगे, 9,250 रुपए हर महीने जो एमआईएस से आपके पास आ रहा है उसको घर ना ले जाकर के उसको पोस्ट ऑफिस की आरडी में हमने डालना शुरू कर दिया, जो कि 6.7% हमको क्वार्टरली कंपाउंड करा के देता रहेगा। तो इस हिसाब से 60 महीने में टोटल डिपॉजिट 5,55,000 रुपए हुआ। आरडी कंपाउंडिंग से एक्स्ट्रा कमाई हो गई 1,02,000 रुपए के आसपास। यानी कि अब आपके हाथ में सिर्फ 20,55,000 रुपए नहीं आएंगे, 20,55,000 प्लस 1,02,000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे आपके सर। मतलब 21 लाख रुपए, 21.5 लाख रुपए के आसपास हो गया अगर आपने आरडी इसके साथ ऐड किया तो, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम क्लोजर, हाँ अभी जो आपका सवाल था कि अगर हमने 5 साल से पहले पैसा निकालना चाहे, 5 साल से पहले हमने पैसा निकाल दिया तो क्या होगा, तो समझो क्या होगा सर। 1 से 3 साल के बीच अगर आप पैसा निकाल रहे हो, मतलब आप अपना ये क्लोज कर रहे हो एमआईएस स्कीम, तो 2% पेनल्टी लगेगी प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल मतलब मान लो 1 लाख रुपए अपना डाला है तो उस 1 लाख का 2% यानी कि 2,000 रुपए के आसपास आपको पेनल्टी लगेगी और बाकी पैसा आपको दे दिया जाएगा, ठीक। 3 साल से 5 साल के बीच अगर आप क्लोज करोगे तो 1% पेनल्टी लगेगी ऑन प्रिंसिपल। अगर 1 लाख रुपए अपना डाला है तो उसका 1,000 रुपए आपको पेनल्टी लगेगा, बाकी पैसा आपको दे दिया जाएगा। 5 साल के बाद अगर निकालोगे फिर तो कोई पेनल्टी नहीं है, 5 साल का तो टर्म ही है इसमें, तो 5 साल के बाद निकालने पे कोई पेनल्टी नहीं है। प्रिंसिपल और लास्ट मंथ में जो आपका इंटरेस्ट बनेगा वो भी आपको ऐड करके पूरा दे दिया जाता है। अब इसमें एक चीज ख्याल रखिए कि अगर आपको 1-2 साल में पैसा चाहिए, अगर आप ये मान के चल रहे हो कि मुझे 1-2 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं तो कहूंगा पूरा पैसा एमआईएस में मत डालो। लेट्स सपोज आपके पास 5 लाख रुपए, 5 लाख में लगता है कि आपको मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ सकती है यार इस बीच, 3 लाख रुपए की तो नहीं पड़ेगी, तो उस 3 लाख रुपए का एमआईएस करो ना, पूरा 5 का क्यों करना। उस 5 को अलग, उस 2 को अलग रखो, 2 को अलग रखो जिसको आपको जरूरत पड़ सकती है ऐसे आपको लगता है, 3 की आपको लगता है कि 5 साल में जरूरत नहीं पड़ेगी, उस 3 का उठा करके एमआईएस में डाल दिया और उस एमआईएस से जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको उठा करके आरडी में डालते चले गए, ठीक है। तो ये बात है भैया, क्योंकि एमआईएस में अगर आप डाल रहे हो तो 5 साल के लिए तो वो लॉक हो जाएगा। और ये स्कीम किसके लिए बेस्ट है अब ये समझ लो सर। ये स्कीम उन सभी लोगों के लिए है जो रिटायर्ड लोग हैं, पेरेंट्स हैं, जिनको मंथली कैश फ्लो की जरूरत है, हर महीने कुछ ना कुछ आते रहे भैया। या फिर आप उन लोगों से हैं भैया जो बड़ा प्लॉट व्लॉट बेचे हैं, कहीं पुश्तैनी जमीन बेच दिया है, या कहीं से आप डकैती करके आए हो, कहीं से लूट मार करके आए हो, मोटा पैसा हाथ में लगा है, तो उठा करके आप पोस्ट ऑफिस की एमआईएस में डाल सकते हो। मजाक कर रहा हूं, खैर इसमें तो आपको पुलिस की इंक्वायरी अलग से हो जाएगी भैया, करना ना मत ये। फ्रीलांसर्स और क्रिएटर्स जो हैं, जब प्रोजेक्ट स्लो हो जाए या आपका बिजनेस धीमा चल रहा है, मंथली पैसा नहीं आ रहा है, तो आपने अगर ये जुगाड़ पानी पहले से कर रखा है तो आपको मंथली आता रहेगा। यंग अर्नर्स जो हैं, जो एफडी से बेहतर रिटर्न चाहते हैं, एफडी जिनको पसंद नहीं है, जिनको एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है बिना किसी रिस्क के। या उसके अलावा मैं कहता हूं सभी मिडिल क्लास फैमिली जिनको मंथली इनकम चाहिए या फिर मंथली इनकम नहीं भी चाहिए, आप आरडी में डिपॉजिट करके 5 साल बाद आपको 8.8% सालाना रिटर्न अगर आपको अट्रैक्ट करता है, ऐसा कुछ चाहिए फिक्स सरकारी गारंटी के साथ, तो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये।
उसके बाद टैक्स कितना लगेगा भैया ये बताओ। ठीक है सर, एमआईएस का जो मंथली इंटरेस्ट आपके हाथ में आता है ना वो टैक्सेबल होता है। हालांकि टीडीएस कट के नहीं आएगा आपके पास, टीडीएस नहीं कटेगा इसका मतलब टैक्स नहीं लगता, ऐसा नहीं होता है। साल के अंत में जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो आपका वो जो इंटरेस्ट होगा वो दिखता है। उस इंटरेस्ट पर कितना टैक्स लगेगा, आप जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आते हो, 10% के स्लैब में हो तो इस पैसे पर भी आपको 10% लग जाएगा, 20% के स्लैब में हो तो इस पैसे पर भी आपको 20% स्लैब लग जाएगा। जिस भी इनकम टैक्स स्लैब में आप आते हो उतना लगेगा। टीडीएस नहीं कटेगा, पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, लेकिन आईटीआर फाइल करते टाइम खुद से इस इंटरेस्ट इनकम को दिखाना जरूर, वैसे भी दिख ही जाएगा क्योंकि ये बैंक अकाउंट में आता है आपके। आरडी के इंटरेस्ट पर भी यही रूल लागू होता है। अगर आप 20% टैक्स स्लैब में हो तो सालाना अगर 60,000 रुपए इंटरेस्ट कमा रहे हो तो लगभग 12,500 रुपए का टैक्स बनता है। ठीक, लेकिन अगर 20% के स्लैब में हो तो, कम के स्लैब में हो तो कम लगेगा आपको। उसके बाद अकाउंट कहां है और कैसे खुलवाएं, इतना तक समझा पाया मैं हरीश? सब कुछ क्लियर है? अब कहां अकाउंट खुलवाते हैं ये समझो। चूंकि ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम है तो घर में तो खुलेगा नहीं, पोस्ट ऑफिस से जाना पड़ेगा। तो किसी भी पोस्ट ऑफिस ब्रांच में चले जाना। कुछ बड़े पोस्ट ऑफिस ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन की भी फैसिलिटी देते हैं, तो पूछ लेना ऑनलाइन फॉर्म मिलता है कि नहीं, आप वो भी कर सकते हो। इसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या देना पड़ेगा, आधार लगेगा, पैन लगेगा, फोटो लगेगा और नॉमिनी की डिटेल लगेगी। पेमेंट कैसे कैसे आप कर सकते हो, चेक दे सकते हो, कैश दे सकते हो या डिमांड ड्राफ्ट भी बना के दे सकते हो आप। अच्छा, इसके बदले आपको पोस्ट ऑफिस से पासबुक मिलता है भैया। जैसे बैंक से पासबुक मिलता है ना, वैसे पोस्ट ऑफिस से पासबुक मिलता है। उस पासबुक में पूरा डिटेल आपका ट्रांजैक्शन का रहेगा। ठीक है, पासबुक मिलेगी जिसमें मंथली डिपॉजिट प्लस मंथली इंटरेस्ट की एंट्री भी होती रहेगी। अब कुछ गलतियां हैं जो आप बच के रहिएगा, ये गलतियां ना कीजिएगा भैया, ये हमने लिख दिया है। देखो, ये जो हमने बोला 7.4% या 6.7% आरडी का, ये समय समय पे चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता। ये हर क्वार्टर में ये चेंज करती है सरकार जरूरत पड़ने पर, या हो सकता है कि ना भी करे। लेकिन अगर चेंज होता भी रहता है तो बहुत माइनर ऊपर या नीचे हो सकता है, दोनों हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन बहुत माइनर लेवल पे। तो क्वार्टरली रिव्यू करते रहिए। इसलिए करंट रेट पोस्ट ऑफिस कंफर्म कर लो भैया। आप जब ये वीडियो देख रहे हो और जब मैं शूट कर रहा हूं, हो सकता है पोस्ट ऑफिस का रेट कुछ और बदल चुका हो, तो जब भी आप करने जाओ करंट रेट जरूर पूछ लेना पोस्ट ऑफिस से। डिसिप्लिन मत तोड़िएगा। एमआईएस से पैसा आया, आरडी में हम डाल रहे हैं, ये 5 साल तक करते रहिएगा। डिसिप्लिन तोड़ा तो भैया उसका फर्क आपके सिर्फ सीधा रिटर्न पे पड़ेगा, रिटर्न कम हो जाएगा। प्री मैच्योर एग्जिट पर पेनल्टी लगेगी, ये मत भूलिएगा। मतलब 5 साल से पहले अगर निकालोगे तो पेनल्टी लगता है। कितना लगता है मैंने आपको बता दिया। टीडीएस नहीं कटेगा, इसका मतलब टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। टीडीएस नहीं कर रहा है, लेकिन साल के अंत में आपको आईटीआर जब भर रहे हो तो दिखाना इनकम जरूरी है, टैक्स लगेगा उस पैसे पर। पूरा पैसा एमआईएस में मत डालिए, इमरजेंसी फंड अलग रखिए, इंश्योरेंस अलग रखिए, गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टमेंट अलग रखिए। इंश्योरेंस की बात मैंने आपको कर ली। क्यों इंश्योरेंस को जरूरत होती है बताया। कल को किसी तरह की इमरजेंसी आ गई, चाहे हॉस्पिटल में या जिंदगी ही ना रही, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो परिवार को तकलीफ ना आए, आपको किए हुए इन्वेस्टमेंट तोड़ना ना पड़े, जमीन ना बेचना पड़े, घर ना बेचना पड़े, सोना ना बेचना पड़े, ये सब इन्वेस्टमेंट ना तोड़ना पड़े, इंश्योरेंस कंपनी ये सारा खर्चा उठा ले। डिस्क्रिप्शन में हमने कस्टमाइज लिंक दिया है। कस्टमाइज लिंक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उस लिंक के जरिए आप किसी भी कंपनी का प्लान चुनते हो तो आपको 15 से 25% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में इसलिए दे रखा है हमने। ठीक है, अब एक बार कंक्लूजन समरी दे देता हूं आपको। सर, एमआईएस 7.4% पर एनम, आरडी 6.4% पर एनम, दोनों का कॉम्बो अगर आप करते हो तो 8.8% पर एनम इफेक्टिव रिटर्न पड़ता है। 10 ईयर 5 साल के लिए भैया फिक्स है, आरडी भी 5 साल के लिए फिक्स है, कॉम्बो का मतलब 5 साल के लिए होगा। अच्छा, गारंटी क्या है इसमें, सरकारी गारंटी है। यहां भी सरकारी गारंटी है और यहां भी सरकारी गारंटी है। रिस्क क्या है, जब सरकारी गारंटी आ गई तो रिस्क हो गया जीरो, सरकारी गारंटी जीरो, सरकारी गारंटी रिस्क हो गया जीरो। ठीक है भैया, तो ये पूरी कहानी थी एमआईएस प्लस आरडी का कॉम्बिनेशन। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। हो सकता है रिप्लाई ना दे पाऊं, लेकिन आने वाले किसी ना किसी सेशन में आपका सवाल जरूर कवर हो जाएगा भैया। और कैसा लगा आपको ये पूरा सेशन, हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा भैया कि ये इन्वेस्टमेंट मजेदार है कि नहीं है, कर लिख के बताइएगा हमको। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।